आप सभी को इस सौरभ क्लासेस चैनल में स्वागत है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। यहाँ से आपको यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 1 में भारतीय इतिहास की टॉपिक अभी आपका चल रहा है। भारतीय इतिहास में अभी आपका प्राचीन इतिहास चल रहा है। तो प्राचीन इतिहास के इससे पहले बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया है। बेसिक कंसेप्ट के बाद आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से बने रहें और अपनी तैयारी, जो कमीशन की विद्यार्थी है, जो कमीशन की जिज्ञासा है और कमीशन के प्रति उनकी जो अपनी भावनात्मक विचार है कमीशन के प्रति तैयारी करने का, तो उसको आप अपने समय के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई इस महामारी कोरोना काल में जो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उस सभी मुद्दे को देखते हुए, सभी परेशानी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी अभी पढ़ाई पे समय व्यतीत करेंगे। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे और अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे। और सकारात्मक अगर आपकी विचार हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सकारात्मक विचार को बनाने के लिए आप अपने आप को हमेशा अपने आप को मोटिवेट कीजिए। दूसरी की बातों से मोटिवेट होना और अपने आप को मोटिवेट करना, यह दोनों में बहुत अंतर है। तो आप अपने आप को मोटिवेट करना अगर सीख गए तो फिर आपकी तैयारी करने में आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो इस सभी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। अपनी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको कई तरह की समस्या हमेशा आते ही रहेंगी। सभी समस्याओं को हल करना है और अपनी जो लक्ष्य रखे हैं यूपीएससी, तो उनकी तैयारी के लिए किसी तरह की कोई कमी आप नहीं छोड़िएगा। तो चलिए हम लोग जो अभी टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आज की जो टॉपिक है आप लोग के लिए वह टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आप अपनी नोटबुक भी तैयार करते चलेंगे। तो आज की जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से पहले हमने पूरा पाषाण काल की वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो न्यू व्यूअर है, जो इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज वह सबसे पहले इससे पहले की वीडियो देख लेंगे ताकि वहां से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तभी जाकर फिर आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। तो इसके लिए आपको जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो प्रत्येक वीडियो देखना अनिवार्य है। और प्रत्येक वीडियो को अगर समझने में परेशानी हो रही हो तो वीडियो को 2 बार 4 बार दोहराएं और उस वीडियो को आप देखें ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर रहे। तो अभी जो आपका टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह है आपकी टॉपिक मध्य पाषाण काल। यह मध्य पाषाण काल जो टॉपिक है यह आपका जीएस पेपर 1 में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से यह टॉपिक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी आपका मध्य पाषाण काल। तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य पाषाण काल यानी यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण काल है। यह जो मध्य पाषाण काल है, यह मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, दोनों काल का यह संक्रमण काल इसको कहा गया है, मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल को जो संक्रमण काल कहा गया, यह पूरा पाषाण काल के और नव पाषाण काल दोनों के संक्रमण काल, यह दोनों के संक्रमण काल है मध्य पाषाण काल। इस काल में यानी मध्य पाषाण काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं।
सबसे ज़्यादा मध्य पाषाण काल में हमको पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है और यह पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों का यह संक्रमण काल है, यह मध्य पाषाण काल। उसके बाद की जो लाइन है उसको ध्यान दीजिए। इस समय में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे और भोजन को एकत्रित करते थे, मछली पकड़ते थे और इस तरह से वो अपने जीवन को यापन करते थे। जो भी खाद्य सामग्री है, भोज्य पदार्थ है, उसे वह एक जगह एकत्रित करके और अपनी भोजन करते थे और इसी से उनकी जीवन यापन होता था। तो इस लाइन में जो हमने बताया आपको कि इस समय में लोग शिकार करके मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं को एक जगह पर रखते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो उनका जो मुख्य जो भोजन को जो एकत्रित करने का जो तरीका था वह था, सबसे पहले वह शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, भोज्य पदार्थ को एक जगह एकत्रित करके अपने जीवन को यापन करते थे। तो इस सभी जो था मध्य पाषाण काल आते आते मानव की विकास बढ़ते जा रहा है, यानी मानव अब शिकार करना सीख गया है, भोजन को एकत्रित करना सीख गया है, यानी मानव में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। यह यहाँ से क्लियर हो रहा है। चलिए अगला लाइन है उसको समझिए। मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला साक्ष्य, अस्थि पंजर का जो सबसे पहला साक्ष्य प्रतापगढ़ के सराय नहार महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मानव का जो अस्थि पंजर था वह प्रतापगढ़ से हमें मिलता है और महदहा नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद है आपका लाइन मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान में बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी पशुपालन करने की जो सभ्यता आई, यानी मानव में जो विकास हमें दिखाई दिया पशुपालन के प्रति, यानी यह पशुपालन करने का जो साक्ष्य प्रमाणित होता है हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी मध्य पाषाण काल आते आते अब पशुपालन करना मानव सीख गया है। यानी यहाँ से यह पता चल रहा है कि अब मानव में विकास क्रमिक रूप से हो रहा है और पशुपालन कर रहा है, यानी मानव कहीं ना कहीं कृषि भी करना अब सीख गया है। तो यहाँ से यह पता चल रहा है कि मानव की जो विकास हो रहा है मध्य पाषाण काल आते आते मानव को पशुपालन की ज्ञान हो गया। अब है उसके बाद क्या कहा गया है कि इस काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे और बहुत छोटे होने के कारण उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। उस उपकरण को बहुत छोटे होने के कारण उस उपकरण को माइक्रोलिथ कहा गया है। वह माइक्रोलिथ जो कहा गया है, उसके बाद जो वह बनता था, जो औजार बनाए जाते थे इस काल में, वह क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाए जाते थे। उसके बाद है अगला लाइन आपका आदमगढ़ जो है वह एमपी में मध्य प्रदेश में है। यानी आदमगढ़ से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। अब यहाँ से यह प्रमाणित हो रहा है कि मध्य पाषाण काल आते आते मानव भोजन भी एकत्रित करना सीख गया, मानव पशुपालन करना भी सीख गया। यहाँ पशुपालन करने से यह प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं मानव कृषि का भी मानव को ज्ञान होना प्रारंभ हो गया है। यह मध्य पाषाण काल आते आते। उसके बाद की लाइन क्या बता रहा है कि अब मानव जो था आदमगढ़ का है तो मध्य प्रदेश में है, तो आदमगढ़ से यहाँ से यह प्रमाणित मिला कि मानव चित्रकारी करना भी जानते थे। यानी मानव में कल्चर की भी ज्ञान था और कल्चर जो था वह चित्रकारी से हमें पता चलता है कि मानव किस प्रकार की चित्रकारी करते थे। तो वह गुफा से चित्रकारी का हमें प्रमाण मिलता है, जहाँ पे
मातृ देवी की उपासना तथा सावधान पद्धति का विकास इसी काल में प्रारंभ हुआ। यानी मातृ देवी यानी मध्य पाषाण काल आते आते यह पता अब चल रहा है कि मानव अब पूजन पाठन यानी पूजा पाठ भी करते हैं और पूजा पाठ में वह सबसे ज्यादा मातृ देवी की पूजा करते हैं। तो मातृ देवी की पूजा यानी उपासना जो पूजा पाठ करते हैं और साथ ही सावधान जो आदमी मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के उपरांत जो उनकी जो दफनाया जाता है सबको तो उसका भी ज्ञान हमें यहाँ से प्रमाणित होता है। इस काल के लोग इस काल में यानी मध्य पाषाण काल के जो लोग थे इस काल के लोग ने गहरे लाल हरे उजले तथा पीले रंगों का प्रयोग सीख लिए थे। यानी चित्रकारी से ही पता चल रहा है कि लोगों में रंग की ज्ञान होगा तभी तो वह चित्रकारी कर रहे हैं। यानी लाल हरा उजले और गहरे रंगों की वह उन्हें जानकारी मिल गया। तो यहाँ से यह हमें पता चल रहा है कि मानव दिन प्रतिदिन प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी इतिहास से हमें यह जानकारी मिल रहा है प्रारंभिक मानव जो थे वह दिन प्रतिदिन विकास करते आए और आज आधुनिक काल में भी मानव दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं। जैसे कभी कल्पना लोग किए होंगे कि ट्रेन चल रही है, कभी कल्पना लोग किए होंगे कि एरोप्लेन उड़ रही है, कभी लोग कल्पना किए होंगे कि फैन चल रही है हम वहां बैठ के हवा खा रहे हैं, कभी लोग कल्पना किए होंगे कि हम एसी रूम में हैं और हमें गर्मी के दिन में आनंद ले रहे हैं। तो इस सारी भावनात्मक विचार कहीं ना कहीं हमें मानव की विकास जो है एक दिन प्रतिदिन जो विकास दिख रहा है वह सभी हमारे इतिहास के प्रारंभिक इतिहास से जानकारी मिलती है कि मानव की किस तरह से दिन प्रतिदिन विकास करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसकी प्रारंभिक इतिहास को देखिए और अभी वर्तमान के इतिहास को देखिए, दोनों को अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आपकी जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाएगी। तो यह अभी आपका था मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल हो गया, आपका पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। अब इसमें एक आपका टॉपिक बच रहा है नव पाषाण काल। तो अब नव पाषाण काल को हम लोग देखते हैं। तो अब अगला टॉपिक नव पाषाण काल की। तो अब ध्यान दीजिए, अब जो आपका टॉपिक है वह टॉपिक है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल आते आते मानव जीवन बहुत ही सभ्य हो गया। यानी मानव जीवन जो मानव की जो विकास दर देखा गया वह नव पाषाण काल आते आते बहुत ही परिवर्तन युग आ गया मानव की जीवन में। तो यहाँ पर जो अभी जो आपका नव पाषाण काल टॉपिक है तो नव पाषाण काल टॉपिक से आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यूपीएससी के लिए तो यह इम्पोर्टेंट्स है ही, साथ ही आपको स्टेट पीसीएस के लिए भी यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसको नज़रअंदाज ना करें और टॉपिक को समझें और टॉपिक को घर पे भी सेल्फ स्टडी करें। जो टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है सभी टॉपिक आपके एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए अब शुरू कीजिए आपके नव पाषाण काल टॉपिक। नव पाषाण काल टॉपिक को ही हम लोग नव पाषाण काल को दूसरा नाम जो जानते हैं नव पाषाण काल के लिए हम लोग नियोलिथिक
शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुवाक ने किए थे। कौन किए थे? सर जॉन लुवाक ने किए थे 1865 ईस्वी में। कब किए थे? 1865 ईस्वी में सर जॉन लुवाक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग नवपाषाण काल के लिए किया गया। ठीक, इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। यानी सबसे पुराने कृषक समुदाय कहने का अर्थ यह है कि यह एक कृषि समुदाय से ही बिलोंग करते थे। यानी कहीं न कहीं यहाँ पे यह हमें पता चलता है कि इससे अगले टॉपिक जो मध्यपाषाण काल पर है वहां तक लोग कृषक के रूप में उभर कर सामने आ चुके थे। और यह नवपाषाण काल से यह हमें पता चलता है कि इससे पहले ही कृषक समुदाय के थे, यानी पहले इनको कृषि की ज्ञान हो चुका है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, वे यहाँ के जो लोग थे या नवपाषाण काल के लोग मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। तो जो अब यहाँ से यह पता चल रहा है नवपाषाण काल से कि लोगों का जो घर होता था वह किस चीज का बना होता था? मिट्टी का बना हुआ रहता था। वह मिट्टी का जो घर बनता था वह एक सर्किल में होता था, यानी गोलाकार में होता था या आयताकार में होता है। यानी यहाँ से इससे पहले जो मध्यपाषाण काल में हम लोग देखे कि मानव में चित्रकारी करने की ज्ञान था, यानी सर्किल यानी गोला यानी एक वृत्त के रूप में देखिए और एक आयताकार के रूप में देखिए। तो लोगों में वृत्त और आयताकार की भी समझ की ज्ञान उत्पन्न हो रही है, उभर रही है। और वह उनका जो घर होता था नवपाषाण काल आते आते मानव का जो घर की जो विकास हुआ वह मिट्टी के रूप में घर बनाए और उसका जो आकार दिए वह आयताकार और वृत्ताकार के रूप में। ठीक, उसके बाद कहा गया मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ से यह पता चलता है कि नवपाषाण काल आते आते लोगों में कृषि का ज्ञान भरपूर रूप से यानी पूर्ण रूप से इनको कृषि का ज्ञान हो गया नवपाषाण काल आते आते। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा भी जाएगा कि मानव का जो कृषि का जो ज्ञान हुआ किस काल से हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो नवपाषाण काल से देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य हमें किस काल में मिला है, तो नवपाषाण काल में मिला है। नवपाषाण में काल में कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है और इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। उसके बाद है बुर्ज होम तथा गुफ कराल से अनेक गर्तवास, अनेक प्रकार के मृदभान एवं प्रस्तर व हड्डी के अनेक औजार हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह बताया गया आगे चलकर क्या होगा कि बुर्ज होम में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम में जब मालिक मरते हैं तो उनके साथ कुत्तों को भी साथ में दफनाने का साक्ष्य मिलते हैं। इससे यह साबित होता है कि सबसे पहले पालतू जो जानवर बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया और पालतू जानवर बनाया गया। और जो उनके मालिक जो होते थे कुत्ते को, तो जब कुत्ते के जो मालिक मरते हैं तो उनके साथ साथ उनको भी दफना दिया जाता है। तो यह हमें बुर्ज होम से प्राप्त होता है। उसके बाद चिरांद कहाँ है, तो चिरांद बिहार में है। तो चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। उसके बाद है कोलडिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो सबसे पहले चावल की खेती यानी धान की खेती हमें किस काल से प्राप्त होता है, तो नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल में कहां से, तो कोलडिहवा से हमें चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। साथ ही
कुंभकारी जो कुम्हार जो थे, जो चाक पे जो मृदभांड बनाते हैं यानी बर्तन जो बनाते हैं, तो कुंभकारी का जो सर्वप्रथम इसी काल में नवपाषाण काल में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इस काल में आग तथा पहिए का भी आविष्कार हुआ। तो आग की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। यानी नवपाषाण काल आते आते मानव के जीवन में बहुत तरह की विकास, अनेकों प्रकार की विकास संभव हुआ। और इसी में आग की आविष्कार और पहिए की आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में किया गया। तो ये सारा जो टॉपिक और लाइन जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, यह सभी के सभी आपके एग्जाम सब पॉइंट से है और यह सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और आंसर राइटिंग भी करते चलेंगे ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाइएगा। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार और आग की आविष्कार हमें कहां से होता है? नवपाषाण काल से होता है। अब है इस समय की मुख्य विशेषता क्या था? नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या था? तो यहाँ खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी, मतलब पशु का उपयोग हम लोग किस रूप में करते थे उसकी जानकारी, और एक स्थिर जीवन शैली जीने की जानकारी हमें नवपाषाण काल से मिलता है। स्थिर जीवन जीने की शैली यानी ग्राम्य जीवन, स्थिर जीवन यानी ग्राम्य जीवन की जानकारी हमें यह नवपाषाण काल से मिल रही है कि नवपाषाण काल आते आते लोग ग्राम्य जीवन भी जीना प्रारंभ कर दिया। और पशुओं की उपयोग क्या है वो भी हमें जानकारी मिलता है। पशुओं से हम दूध निकालते थे, पशुओं यानी बैलों से हम हल जोतते थे, खेत जोतते थे और खेत जोतने का साक्ष्य हमें भी प्रमाणित होती है। तो इस तरह से पशु की क्या उपयोगिता है? ग्राम्य जीवन की उपयोगिता यानी मानव की जो अपनी जीवन शैली जीने की जो एक ही जगह स्थिर होकर सभी चीज को एकत्रित करना और जीवन शैली को आगे की ओर प्रारंभ करना, यह सारी जानकारी हमें नवपाषाण काल से मिलती है। तो इस तरह से आपको यूपीएससी जीएस पेपर 1 में यह भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास चल रहा है, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, यह सारी जानकारी आपको बता दिया गया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और इसकी फायदा उठाएं। यहाँ से आपको कमीशन के लिए कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा और समय समय से वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आपको साथ ही आपको जब अगर किसी भी टॉपिक की नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप कॉल करेंगे इस नंबर पे, नंबर भी हम बता देते हैं आपको वहां से नंबर लिख लीजिए 7352737650। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। अगर आपको किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी सुझाव देंगे और उस डाउट को आपको क्लियर कराया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर। आज तक इतना ही, धन्यवाद।